अच्छा, आप सबको अगर याद हो, हम सब ना एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑडिट एंड ऑडिटर। तो उसके अंदर आज जो हमें सबसे पहले करना है वो करना है सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 9 और 10। उसके लिए आप सबको गली नंबर 10.24 पर अपने दर्शन देने होंगे। गली नंबर 10.24 पर आप आ जाओ। और यहाँ पर एक आपको टॉपिक दिखेगा, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 9 और 10। 11 अलग है, ये हम कर भी चुके हैं। तो ये 139 सबसेक्शन 9 और 10 है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। तो आप सब क्या करो, यहाँ भी सामने वाली गली में भी ये हेडिंग बना लो और सेक्शन की लिस्ट में भी लिखाओ, फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बना लो हेडिंग दोनों जगह। फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा। 11 जो है वो अगर अलग से लिखना होगा तो लिख देना, मैंने आपको पढ़ाया भी, थोड़ी सी देर में बताऊंगा। अभी मैं 9 और 10 आपको पढ़ा रहा हूं, आप सामने लिखे रहने दो उसको। चलें स्टार्ट करें अब कहानी को। देखो सवाल यहां पर क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन को आईसीआई दो तरीके से पूछता है, जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। 139 सबसेक्शन 9 में आपको पहले पढ़ाने जा रहा हूं, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 9 में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आईसीआई दो तरीके से पूछता है। सर कैसे कैसे पूछता है? बेटा देखो, एक ऑडिटर यहां पर रिटायर हो रहा है, एक ऑडिटर अपना यहां पर क्या हो रहा है, रिटायर। पहला पॉइंट समझ आ रहा है? और जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, कब कब आप इसे दोबारा से रख सकते हो और कब कब आप इसे दोबारा से नहीं रख सकते। समझ आ रहा है? तो दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कब आप रीअपॉइंट कर सकते हो या कब आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो मैं पहले आपको ना ये बता देता हूं कि रीअपॉइंट कब कब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आप इसके ऑपोजिट केस अपने आप खुद ही बना लेंगे, कब कब रीअपॉइंट नहीं कर सकते। टॉपिक समझ आ रहा है कि मैंने जो स्टार्ट करना है कि जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, जो ऑडिटर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, कब कब आप उसे दोबारा से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं और कब कब आप नहीं रख सकते। ये है आज का सवाल। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रीअपॉइंटमेंट मतलब दोबारा से अपॉइंट करना। री मतलब दोबारा, आप दोबारा से अपॉइंट करना चाहते हैं किसको, रिटायरिंग ऑडिटर। मतलब जिसने अभी हमारा टेन्योर कंप्लीट करा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टेन्योर कंप्लीट करा, आप उसको दोबारा से ही रखना चाह रहे हो। तो क्या आप दोबारा से उसे रख सकते हो या नहीं रख सकते, ये सब हमने पढ़ना है। ठीक है, तो देखो मैं एक अप्रोच से पढ़ा रहा हूं कि कब कब हम रख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, अगर रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर ऑडिटर डिसक्वालिफाइड है, मतलब जब आपने उसको दोबारा से रखना था उस वक्त पर वो डिसक्वालिफाइड है, तो क्या आप उसको रीअपॉइंट करेंगे या नहीं करेंगे? यानी आप उसे रीअपॉइंट कब कर सकते हो, जब वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर डिसक्वालिफाइड ना हो तो आप उसको रख सकते हो। अगर वो डिसक्वालिफाइड है फिर आप उसको नहीं रख सकते। फर्स्ट केस समझ आया आप सभी को? सेकंड, देखो कई बारी ऑडिटर ही लिखत में दे जाता है आपको कि भैया मेरे को मत करना, मैंने अगली बारी नहीं करना आपके साथ काम। तो अगर वो खुद ही नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस दे गया है, आपको क्या दे गया है, नोटिस ऑफ, आवाज में दम नहीं है, नोटिस ऑफ, मतलब आपने सामने वाले को खुद ही नोटिस दे दिया है, कंपनी को कह दिया भैया मुझे मत अपॉइंट करना, मेरा कोई मन नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा ऑडिटर बनने का। तो बताओ अगर आप ऐसा नोटिस दे गए हो तो बताओ बेटा आपको रीअपॉइंट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? नहीं करा जाएगा। और पर अगर आपने ऐसा नोटिस नहीं दिया तो आपको रीअपॉइंट कर सकते हैं। आप समझ रहे, दोनों अप्रोच से,
कब कब हम रीअपॉइंट कर सकते हैं और कब कब हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते, 3 में से 2 केस आपको समझ आ चुके हैं। बताओ, अगर रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर मैं डिसक्वालीफाइड हूं, बोलना पड़ेगा, अगर मैं रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर तो मुझे अपॉइंट करोगे दोबारा या नहीं, और अगर नहीं हूं तो? अच्छा, दूसरा केस नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस। दूसरा केस अपना कौन सा हो गया? अच्छा, अगर आपने सामने वाले को नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस, सामने वाले को मतलब ऑडिटर ने कंपनी को नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस दे दिया है तो रीअपॉइंट, और अगर नहीं दिया तो कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? 2 केस समझ आ गए सभी बच्चों को? चलो थर्ड केस की ओर चल रहे हैं। देखो, अगर ऐसा एसआर पास हो गया है, जो मैं अभी एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है? कि हम किसी और ऑडिटर को रख रहे हैं। ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया जिसमें ये डिसाइड हो गया, मतलब मालिकों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं। इट मींस रिटायरिंग को रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? अगर ऐसा एसआर पास हो गया कि हम किसी और को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं या हम रिटायरिंग को रीअपॉइंट नहीं कर रहे, ऐसे वाले अगर रेजोल्यूशन पास हो गए हैं तो क्या आप रिटायरिंग को दोबारा रखोगे या नहीं? और अगर ऐसे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुए फिर आप इनको रख सकते हो। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है? कब कब हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं और कब कब हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ये है आज का सवाल। बोलो, क्वेश्चन समझ आया? लिखे जरा थोड़ा बहुत। लिखो, केसेस व्हेन retiring auditor can be appointed or either cannot be appointed. Cases when retiring auditor can be appointed और रिटायरिंग ऑडिटर, तो बताओ बेटा आप कब कब उसे रख सकते हैं? जब वो रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर डिस्क्वालीफाइड हो या ना हो? रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर वो डिस्क्वालीफाइड, रीअपॉइंटमेंट के वक्त पर वो डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं है तो आप उसको रख सकते हो, ठीक है ना? आप ऐसे जो लॉ की लैंग्वेज है वो यूज करेंगे ना। वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, उसने क्या ना दियो, नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस दिया हो या ना दिया हो? और कौन से वाला एसआर, एसआर पास हुआ हो या ना हुआ हो? ना हुआ हो। कौन से वाला एसआर पास ना हुआ हो? कि टू अपॉइंट सम अदर ऑडिटर, टू अपॉइंट सम अदर ऑडिटर, या फिर कौन सा, not to reappoint retiring auditor. तो बताओ कब कब आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते? बताओ बेटा, अगर वो डिस्क्वालीफाइड है तो नहीं कर सकते, या फिर उसने क्या दे दिया है, नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस दे दिया तो नहीं कर सकते, या फिर ऐसा एसआर क्या हो गया, पास। कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया बताओ ना, कि हम किसी और को रख रहे हैं या रिटायरिंग को नहीं रख रहे।
बोलो यहाँ तक का कोई पॉइंट में दर्द हो तो बताओ। वन 139 सबसेक्शन 9 समझ आ गया आपको? चलो अब 139 सबसेक्शन 10 बताओ। बहुत बढ़िया है, एक बारी मैं पहले आपसे ही डिराइव करवाऊंगा वो सब चीजें, ध्यान देंगे आप सब, इधर करवाऊं आपसे डिराइव। चलो सुने, चलो मेरी बात जरा सुनना। अच्छा, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता था वो कब तक रहता था? आप बताओ, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता था वो कब तक रहता था? अप टू द, एक बार फिर लाइन बोलना, अप टू द, यानी जब तक फर्स्ट एजीएम कंक्लूड नहीं हो जाती वो ही कंपनी का ऑडिटर माना जाता था। अच्छा, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो कब तक रहता था? अप टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, यानी जब तक सिक्स्थ एजीएम हो नहीं जाती तब तक वो ही ऑडिटर होता है। मान लेते हैं अगर किसी साल एजीएम हुई नहीं, बताओ बेटा, अगर एजीएम हुई नहीं तो कंक्लूड कैसे होगी? तो ऐसी सिचुएशन में जो पुराना ऑडिटर है वो ही ऑडिटर चलता रहेगा, क्योंकि वो उसका कब तक का था टेन्योर? जब तक एजीएम कंक्लूड ना हो जाए। या दूसरा केस, एजीएम हुई पर उसमें कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, तो बताओ एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस वन ऑफ द क्या होता था? अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। और अगर वो ही नहीं हुआ तो मतलब एजीएम अभी तक कंक्लूड तो नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में भी पुराना ऑडिटर वर्क एज एन ऑडिटर करता रहेगा। ये देखो, वेयर एट एनी एजीएम, अगर किसी एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं होता तो एन एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। लिखो जरा सेक्शन 139 सब सेक्शन 10। अगर किसी ईयर में एजीएम ही नहीं हुई, अगर किसी ईयर में एजीएम ही नहीं हुई, अगर किसी ईयर में एजीएम ही नहीं हुई, या एजीएम तो हुई, या एजीएम तो हुई पर उसमें कोई ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं हुआ, कॉमा, इन दैट केस पुराना ऑडिटर यानी एग्जिस्टिंग ऑडिटर, कॉमा, इन दैट केस पुराना ऑडिटर यानी कौन सा? एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, शैल कंटिन्यू एज एन ऑडिटर ऑफ द, ज्यादा पानी कम पानी, वीकेंड पे सही रहता है। नहीं आज फास्ट है, आज ऐसी बातें नहीं, इधर आ जाओ। चलो अच्छा, 139 सबसेक्शन 11 हम कर चुके हैं, याद है आपको? अगर ऑडिट कमेटी है तो उसकी रिकमेंडेशन जरूर ली जाएगी, याद आ रहा है? पर अगर ऑडिट कमेटी अभी सेक्शन 177 वाली नहीं बनानी होती और अगर कंपनी ने फिर भी ऑडिट कमेटी रख रखी है तो फिर चाहे आप उसको पूछो या ना पूछो चल जाएगा। याद आ रहा है आपको, है ना? अच्छा, ये एनएफआरए वाली बातें जो है ना हम सेक्शन नंबर 132 में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में आपको 2-3 बारी एनएफआरए दिखेगा तो बेहोश होकर गिरना नहीं है। एनएफआरए वाली बातें सारी हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंदर पूरा एक सेक्शन पढ़ेंगे। दिखा दूं अगर आपको आप बोल रहे हो तो दिखा देता हूँ। चलो यहीं से दिखा देते हैं, स्टडी मटेरियल का दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। 132 में ना बहुत डिटेल में एनएफआरए के बारे में बता रखा है। हम ना इसको अपनी बुक में भी दिखा देंगे, सेम बात है। एनएफआरए के बारे में सेक्शन 132 है। ये देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 9.23 से स्टार्ट हो रहा है। 9.24 पर भी वही है, 25 पर भी वही है, 26 पर भी वही है, 27 पर भी वही है, 29 तक वही है,
मतलब 30 तक है ये सब। आप ये देख लो, NFRA के बारे में जाकर ख़त्म होता है 9.32 पर। तो लगभग 10 पेजेस हमने पढ़ने ही हैं, तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम वहीं पे जाकर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको कहीं पर NFRA का टॉपिक दिखता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब आप उस टॉपिक पे हर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो लिख रहा हूँ हर्ष, समझ आ रहा है। और कोई नमन भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा इग्नोर। चलो आवाज नहीं आ रही, आगे बात करेंगे। इसके बाद आप सबको गली नंबर 10.52 पर अपने दर्शन दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ कुछ लिखना नहीं है, बस सुनना ही है आपको, काम ही ऐसे। सुनो फिर, तो मैं वही तो कह रहा था, पेज नंबर 10.54 पर आ जाओ। चल बे, कह रहे गाड़ी चढ़ा दे सर पे। 10.54 पेज पर आप सब जब आएंगे तो वहां पर आपको सेक्शन नंबर 144 इंतजार कर रहा है आपका। मैं आपको समझाऊंगा, आप कहोगे बस इतनी सी बात थी। हाँ, जरा सुनो, याद करो, हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था। क्या टॉपिक पढ़ा था? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, यानी कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपनी के ऑडिटर, ये हमने स्टार्ट करा था। इसके अंदर पॉइंट नंबर 9 होता था, अगर कोई पर्सन सेक्शन 144 वाली सर्विसेज दे रहा है तो फिर वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाएगा। देखो आप बताओ, इंसान लालची है या नहीं है? पैसों के लिए तो बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें देख रहा हूं, प्लॉट कट रहे। अच्छा ये देखो, प्लॉट खरीदने की बातें कर रहे हैं। बिल्डर साहब हमारी क्लास में ही है, थोड़े से भी नींद में है, लेकिन है। क्या हाल है बिल्डर साहब? आपको कह रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, एक मिनट इनको ऑन, एक मिनट आपको बंद करना है। आप बंद होए, आप बेटा ऑन होए। चलो इधर ध्यान देंगे। देखो इंसान बड़ा लालची है, वो क्या कहेगा, मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये काम भी कर लूं, पैसा हर जगह से आ जाए। तो लेकिन ऐसा करने में जब अब आप एक बात बताओ, एक कंपनी आपने सुनी है कभी पैनासोनिक? बर्बाद होगी, क्योंकि उसने क्या सोचा, मैं ये काम भी कर लूं, मैं वो काम भी कर लूं, मैं सब काम कर लूं। तो सबके चक्कर में उसकी क्वालिटी ही चली गई, वो एक पे फोकस कर नहीं पाए। समझ आ रहा है आपको? सिमिलरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम चाहते हैं हमारे प्रोफेशन पे कोई दाग ना लगे, तो हमने क्या कहा, या तो तुम सीए ऑडिट वाले काम कर लो या फिर ये वाले में से कोई काम कर लो। अब ऐसा नहीं है कि आप 144 वाले काम भी करो और ऑडिट वाले काम भी करो, दोनों में से एक काम कर सकते हो। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो ये कौन कौन से काम है अगर ऑडिटर कर रहा है, अगर ऑडिटर ये वाले काम कर रहा है तो फिर क्या होगा बताओ? फिर वो डिस्क्वालिफाइड है फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो जरा सुनना, मैं आपसे बात करता हूं। आप जो है किसी कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, आप जो है किसी कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा मैं आपको चलो और डिटेल में बताता हूँ। जो बच्चे ऑडिट पढ़ रहे हैं वो उनको और ज़्यादा समझ आ जाएगा, बहुत बढ़िया ना, मैं और बाकी सबको भी समझ आ जाएगा, पर उनको भी और अच्छे समझ आ जाएगा क्लैरिटी के साथ। बेटा एक सीए एक काम नहीं करता, एक सीए बहुत सारे काम करता है। उसमें एक तरह के काम होते थे रिलेटेड सर्विसेज। सीए जो है सिर्फ ऑडिट वाले काम नहीं करता, उसके अलावा भी उसके कई और काम भी होते हैं। याद है, नो एश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब हर चीज में ऑडिटर को ऑडिटर ओपिनियन देने वाले काम नहीं करता, उसके अलावा भी कुछ और काम
करता है, जिसमें याद होगा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन, एंगेजमेंट। सुने थे ये वर्ड? चलो ठीक है, अगर सुने थे तो बहुत बढ़िया है। एक बात बताओ, अगर कोई सीए, मतलब सीए जो है लोगों के अकाउंट्स भी बनाकर देता है, तो अगर एक सीए एक कंपनी के अकाउंट्स बनाकर दे रहा है तो बताओ उसी को कहे तू ही अपने ऑडिट कर ले, अपने अकाउंट चेक कर ले, वो तो कभी गलतियां निकालेगा? समझ आ रहा है आपको? तो इस वाह यार बहुत बढ़िया, इन्होंने चैप्टर 11 की बात करी, इन्होंने ऑडिट के कुछ चैप्टर मेरे से करे हुए, तो इन्होंने वहां की बात छेड़ी और बहुत बढ़िया बात बोली है। ई रिक्शा भी क्रूज कंट्रोल लग जाता है आजकल। चलो तो बताओ, अगर आप किसी कंपनी के लिए अकाउंटिंग और बुक कीपिंग वाले काम करके दे रहे हैं, ध्यान देंगे, अगर आप किसी कंपनी के लिए अकाउंटिंग या बुक कीपिंग वाले काम करके दे रहे हैं, तो भाई फिर आप अकाउंट्स बनाओ ना, चेकिंग की बात कहां से कर रहे हो? आपके अकाउंट्स बनवाकर, आपसे अकाउंट बनवाकर आपसे ही चेक करवा लें। तो इसलिए लॉ ने कहा अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो तो फिर ऑडिट नहीं करने देंगे, और अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो फिर अकाउंट्स। समझ आ रहा है? यानी हम ऑडिटर को कह रहे हैं नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो तो फिर आप ये सब काम नहीं कर सकते, और अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो फिर आप ऑडिट वाला काम, ये बता रखा है सेक्शन नंबर। मेरे ख्याल से आपको तो पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि पॉइंट समझ आ रहे हैं, ठीक है ना? तो पहला याद करेंगे क्या हो गया, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक अपना क्या होता है? देखो ऑडिट ना दो तरह के होते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ना कंपनी ऑडिट, वो एक्सटर्नल ऑडिट है, या आप इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कह सकते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, वो कौन सा ऑडिट है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब लॉ की वजह से ये ऑडिट हो रहा है, लॉ ने कह रखा है इसलिए हमें ऑडिट करवाना पड़ता है। कंपनी को ऑडिट क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि कंपनीज एक्ट ऐसा कहता है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहते हैं। स्टैट ऑडिट आप सुनेंगे ना जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, कई बंदे बोलेंगे मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में हूं, मैं स्टैट ऑडिट करता हूं, कई बोलेंगे मैं इंटरनल ऑडिट करता हूं। समझ आ रहा है आपको? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी ऑडिट, या फिर क्या कह लो एक्सटर्नल ऑडिट। अच्छा एक बात जरा सुनना, कंपनीज को पता है, कंपनीज को ये बात पहले से ही पता है कि यार एक बाहर का सीए आएगा, मेरे अकाउंट चेक करके मेरी गलतियां दुनिया को बताएगा। तो एक तो तरीका है उसको कहो बताने दे, दूसरा तरीका क्या है, उसके जैसा बंदा मैं कंपनी में ही रख लेता हूं ना, और उस बंदे को कहता हूं भाई तू चेक करके रख ले सारी चीजें, और सारी चीजें हमारी सही करवा दे, ताकि जब वो बाहर वाला बंदा आए तो वो हमारी गलतियां निकाल ही ना पाए। उसके जैसा सीए हमने कंपनी में ही रख लिया, इसको कहते हैं क्या? इंटरनल ऑडिट। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको समझ आ जाएगा, हर्ष का रिश्ता है हो रहा है, हर्ष का करवाए नमन का, चलो नमन की शादी करवाते, चलो नमन की शादी है लेट सपोज, ठीक है? तो जब शादी होती है, ये जरा सुनना, ये नमन का घर है और नमन के घर की ये किचन होगी, ठीक है? उसमें आज ना नमन के घर में लड़की वाले कार्ड देने आ रहे हैं। तो बताओ जब लड़की वाले कार्ड देने आ रहे होंगे तो बताओ बेटा आज तो घर में बहुत सारा खाना बनेगा, अच्छा। तो जब घर में मेहमान आ रहे होते हैं, तो आपको मम्मी क्या करती है, जो सामान बनाती है आपको कहती है जरा खा के बताना सब कुछ ठीक है या गलत है, यस और नो। तो मम्मी ने क्या करा, शाही पनीर बनाया, नमन तो आज सुबह से किचन के बाहर ही गिरा पड़ा है। समझ आ रहा है आपको? खुशी होगा। चलो लड़के वाले आ रहे हैं, चलो आगे सुनो तो काम ही ऐसे, सुनो। चलो तो नमन की मम्मा क्या कर रही होंगी, शाही पनीर बनाया, वो इसको खिला के देखा, ये कह रहा है मम्मी इसमें जो है आप जो है नमक ऐड कर दो, थोड़ा नमक कम लग रहा है, ठीक है? अच्छा दाल मखनी टेस्ट कराई, कह रहा है मम्मी इसमें सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर रायता टेस्ट कराया, मम्मी
इसने कहा कि मम्मी ये रायता बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है, फैला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, इसमें थोड़ी सी कर्ड ऐड करो और सब कुछ सेट करो। तो बताओ ये सब किस लिए करवाया जा रहा है? ताकि जब रिश्ते वाले आए तो वो इसकी कमियां समझ आ रहा है। तो ये जो नमन की मम्मा होगी वो इस कंपनी की मैनेजमेंट होगी, और किचन मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। किचन मतलब क्या हो गया? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वो एक अपने ही कंपनी के सीए से चेक करवा रहे हैं, ये क्या हो गया? इंटरनल ऑडिटर। तो अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। और जो मेहमान आने थे वो सारे क्या थे? एक्सटर्नल ऑडिटर। या तो ये काम कर लो या फिर वो काम कर लो। अब ऐसा नहीं है मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, इंसान लालची है। तेरे को देख के ऐसे बोल रहे हैं। चलो तो अब बताओ, यही बात करेगी कि अगर आप क्या कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट वाला काम कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल ऑडिट नहीं दिया जाएगा। 2 पॉइंट समझ आए आपको या नहीं? ठीक है। हे बिल्डर, पक्का उसको पहले बोल दे, बाहर पिटेगा। मैं सो रहा हूं। नहीं बाबूजी आप नहीं सो रहे। चलो आगे और बातें करते हैं। 3rd पॉइंट, अरे ये तरीका है ताकि आप जागे रहो। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, टेंशन की बात है, वहीं बैठ जाओ यहाँ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। 3rd बात, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वर्ड पकड़ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटा पहली बात तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है बेटा? जहां पर भी एक से ज्यादा कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर भी एक से ज्यादा कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम। और बताओ बेटा, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिस बंदे ने ये सब काम करा है, मतलब जिस सीए ने किसी कंपनी का पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ संभाला है, आप बताओ उसी को कह दें कि अपने ही इस डिपार्टमेंट में जो अकाउंट्स बनेंगे तू चेक कर लियो। बताओ वो क्या बताएगा? वो तो कहेगा मेरा सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। वो तो बाहर का सीए आकर बताएगा ना कि इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये कमी है। तो या तो अगर डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, आप किसी कंपनी के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाकर दे रहे हो, तो भाई फिर वही वाला काम कर लो, ऑडिट वाला काम आपको नहीं मिलेगा। 3 पॉइंट समझ आया? सीए, ऑडिटर नहीं सीए। हाँ पक्का, चलो ठीक है। अच्छा, या फिर आप कंपनी को रिस्क मैनेज करने में हेल्प कर रहे हो, मतलब एक्चुरियल सर्विसेज दे रहे हो। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, मतलब कंपनी को रिस्क मैनेज करना सिखा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप वही वाला काम कर लो, ऑडिट वाला काम आपको नहीं दिया जाएगा। 4 पॉइंट समझ आ गए आपको या नहीं आए? आप मुझे सुनाएंगे भी। पहला, एक बारी फिर, अगर आप अकाउंटिंग और बुक कीपिंग वाले सर्विसेज वाले काम कर रहे हैं, या फिर आप कौन से काम कर रहे हैं, या फिर आप डिजाइन और इंप्लीमेंट करके दे रहे हैं क्या, या फिर आप एक्चुरियल सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना। या आप कंपनी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, कहां पैसा लगाया जाए। तो जैसे अब आप सीए होते हैं, सीए से सारे पूछते हैं भाई कहां पैसा लगाऊं, ज्यादा कमाई कहां है, समझ आ रहा है। या आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले काम करके दे रहे हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप अंडर राइटर हैं आप कंपनी के। अंडर राइटर समझ के कौन से, कौन होते थे अंडर राइटर? जो कंपनी को कहते थे हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे, नहीं बिकवा पाए तो, समझ आ रहा है। उसके अलावा बहुत बढ़िया काम बता रहा हूं, ये भी बहुत सीए करते हैं, ये भी बहुत सीए करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है जिसके अंदर 60,000 एम्प्लॉइज हैं। एक कंपनी है जिसके अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं भाई? 60,000 एम्प्लॉइज के अकाउंट में पैसे डालना, कौन सा एम्प्लॉइज कितनी छुट्टियां कर रहा है उसके हिसाब से उसकी सैलरी कैलकुलेट करना,
समझ आ रहा है आपको? ये सारे काम भी कुछ कंपनीज, ये अपने आप में एक अलग से काम है। एम्प्लॉयज की सैलरी शीट बनाना, उनके अकाउंट में सैलरी डलवाना, ये भी अपने आप में एक अलग से काम है। तो कुछ कंपनी कहती है भाई ये वाला काम किसी सीए से करवा लेते हैं, वो कैलकुलेशन भी ठीक कर लेगा और सबको मतलब वो सैलरी शीट भी बना कर दे देगा, अकाउंट मतलब सैलरी शीट में सैलरी का अमाउंट कितना होना चाहिए वो सब कैलकुलेट करके दे देगा और बता भी देगा अकाउंट्स में किस चीज़ को कैसे दिखाऊं। समझ आ रहा है आपको? यहाँ भी मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर आप आउटसोर्सेज मतलब कंपनी ने आपको आउटसोर्स कर रखी है कोई फाइनेंशियल सर्विस, आप कंपनी को आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक सैलरी शीट बनाकर दे रहे हैं, तो अगर आप कंपनी में सैलरी शीट वाले काम में इन्वॉल्व है तो बताओ सैलरी शीट वाला काम, सैलरी का अमाउंट कहां पर भी जाता है? P&L में, और P&L फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। आपसे चेक करवाएंगे तो आप क्या कहोगे? सैलरी का अमाउंट में तो कोई गड़बड़ है, तो भाई फिर आपको ये काम क्यों दें? समझ आ रहा है आपको? तो 6-7 पॉइंट जो अपने हो गए हैं वो बताओ पहले। सबसे पहले अगर आप कंपनी में क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग वाले काम कर रहे हैं, या फिर एक्चुरियल सर्विसेज, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और अभी अभी आपने बताया क्या? आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आण दो क्या? समझ आ रहा है? मतलब आप उसकी कोई फाइनेंशियल सर्विस आपको उन्होंने आउटसोर्स कर रखी है, तो फिर आपको उस कंपनी में ऑडिट वाला काम नहीं मिलेगा, या आप खुद ही कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। भाई आप कंपनी को मैनेजरियल एडवाइस देते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप सबने पढ़ ली या अभी पढ़नी है? या चलो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारी आपको बताते हैं, मैनेजमेंट को एडवाइस देते हैं कि हम कंपटीशन में कैसे आगे रहे। सुना होगा आपने कि हम कंपटीशन में कैसे आगे रहे, तो भैया सीए से पूछो, सीए बता देगा कि कंपटीशन में आगे रहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप, क्योंकि उसने भी बहुत सारी थ्योरी पढ़ी हुई है। यस और नो, है ना? पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत ऐसे? चलो नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लोगे। तो यानी प्रोएक्टिव वगैरह, हाँ सही है, बहुत सारी सर बीसीजी मैट्रिक्स ये सब आपने पढ़ा होगा ना। चलो, तो अगर आप कंपनी की मैनेजमेंट की सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, यानी आप कंपनी को मैनेज करने में हेल्प कर रहे हो, और अकाउंट्स भी कौन बनाती है? मैनेजमेंट ही तो बनाती है, तो आप उसी के पर्सन हो, तो आप गलतियां निकालोगे या नहीं? तो यानी ये नहीं निकालोगे। हाँ, इसके अलावा कोई और सर्विसेज देते हो जो प्रिस्क्राइब करी गई है, तो अभी तक कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगी। तो इसलिए यही 8 सर्विसेज में से अगर आप कुछ दे रहे हो तो उस सिचुएशन में आप कंपनी में क्या नहीं बन पाओगे? ऑडिटर नहीं बन पाओगे। यानी अगर आप ऑडिटर हैं तो ये 8 काम आप नहीं कर सकते। तो ये 8 काम अपने हाथ से लिख लो, एक बार याद आपको हो गया ना, सामने वाली गली में अपने हाथ से लिस्ट बना दो। देखते हैं पहले कौन लिख पाता है। खिलाड़ियों में काफी उत्साह। अच्छा, हाँ जी, कुछ पूछा आपने? क्या? हैज नो अदर काइंड ऑफ सर्विस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टिल डेट। चलिए, यहां तक का पॉइंट सबको समझ आ गए? बाकी बच्चे भी पूछ रहे थे, आपको समझ आए?
क्या समझ आया आपको कि या तो आप ये सब कर लो या फिर ऑडिट कर लो, दोनों में से एक। आपने इसके नीचे ऐसे लिख लो, ये सीए है, ठीक है, और या तो ऑडिट या फिर 144 वाली सर्विसेज, दोनों में से एक। दोनों में से एक। आ रहा है कुछ समझ? पक्का वाला? अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें ना एक वर्ड यूज हुआ है, पहले आप जरा सुनो फिर आपको समझ आएगा। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, मतलब ना ऑडिटर डायरेक्टली ये वाली सर्विसेज दे सकता है, अगर आप ऑडिटर हैं तो ना आप डायरेक्टली ये वाली सर्विसेज दे सकते हैं ना इनडायरेक्टली। सर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? इसके लिए ना आपको नेक्स्ट वाली गली में जो चार्ट है उसको देखना है और उसको ही समझना है, और उसकी नोटिंग नहीं होगी, यहीं से समझना पड़ेगा। ये जरा सुनना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? देखो, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं और सीए प्लस सीओपी हैं, तो आप इस कंपनी का अगर ऑडिट कर रहे हैं तो फिर इस कंपनी में ये जो सेक्शन 144 वाली सर्विसेज है ना आप दे सकते हो ना आपका कोई रिलेटिव दे सकता है। समझ आ रहा है आपको? ना कोई भी आपसे एसोसिएटेड पर्सन दे सकता है ये सर्विसेज, ठीक है, और ना ही वो एंटिटी जिसके अंदर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है। समझ आ रहा है आपको? और ना ही वो एंटिटी जिसका नाम, ट्रेडमार्क और ब्रांड आप यूज करते हैं, मतलब जो आप जिस ब्रांड के अंडर रहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर इनमें से भी कोई पर्सन ये सर्विसेज दे रहा है तो ऑडिटर क्या माना जाता है? डिस्क्वालिफाइड। आप, आपके रिश्तेदार, आपसे कोई कनेक्टेड पर्सन या वो एंटिटी जिसमें आपका कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। देखो, दो चीजें होती है, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल कब आता है? जब आप डिसीजन ले पा रहे हो। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डिसीजन ले पा रहे हो तो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है। लेकिन आप उस कंपनी की डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो तो आपका उस कंपनी में सिर्फ क्या है? समझ आ रहा है आपको? तो जिन एंटिटीज में आपका कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उन एंटिटी, अगर वो एंटिटी अगर कंपनी को सेक्शन 144 वाली सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन पाओगे। या वो एंटिटी जिसका नाम, ट्रेडमार्क और ब्रांड आप यूज करते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो वो वाली एंटिटी अगर ये सर्विसेज दे रही है तो आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे, और अगर आप ऑडिटर हो तो वो एंटिटी इसमें से कोई भी सर्विसेज नहीं दे पाएगी। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि दो तरह के पर्सन ही ऑडिट कर सकते हैं ना, या तो इंडिविजुअल या फिर ऐसी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी जिसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए प्लस सीओपी हो। तो अगर आप ऐसी फर्म में पार्टनर है तो वहां पर सेक्शन 144 वाली सर्विसेज कौन कौन नहीं दे सकते, तो ही आपको ऑडिट वाला काम मिलेगा। ना तो फर्म के कोई पार्टनर, इन 8 में से कोई काम कर रहे हैं, ना फर्म की पेरेंट, ना फर्म की सब्सिडरी, ठीक है ना, और ना ही फर्म की कोई एसोसिएट या फिर ऐसी एंटिटी जिसमें फर्म का क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या ऐसी एंटिटी जिसमें किसी पार्टनर का क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल, या ऐसी एंटिटी जिसका नेम और ब्रांड नेम फर्म या उसके पार्टनर क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो आपको वहां पर ऑडिट नहीं मिलेगा। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? पक्का? देख लो, कोई दर्द तो नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, मैंने 145, 146 आपको करवा दिए थे ना? आ जाओ फिर 147 पर आ जाओ।
गली नंबर 10.57 पर आ जाओ, मतलब आप तो 59 पे आएंगे मेरे ख्याल से ना। बोलो बोलो, मेरे से पूछो। देखो एक बड़ी फर्म है, उसने एक छोटी फर्म बीच में बना रखी है अपनी, समझ आ रहा है आपको? मतलब आपसे कनेक्टेड जितनी फर्म है, ये आप फर्म है, आपसे ऊपर वाली फर्म, आपके नीचे वाली फर्म, आप अपने बिजनेस को स्प्लिट कर देते हैं ना। नहीं, यहाँ पर कंपनी लॉ में जो सेक्शन 2 क्लॉज 77 है, वहाँ पर एक अलग डेफिनेशन है रिलेटिव की, ठीक है? वो जब आएगा वक्त प्रिलिमिनरी का वगैरह उसमें, और थोड़ा बहुत आगे पीछे मैं आपको बता दूंगा रिलेटिव का मतलब। अच्छा, अब आप सब क्या करो, पेज नंबर 10.5859, हाँ वही मैं कह रहा था, पेज नंबर पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशंस। आपको पनिशमेंट पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पनिशमेंट मिलती है। तो इसके लिए ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ये जो सेक्शन नंबर 147 है ना, जो सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा, आवाज में दम नहीं, जो सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा, उसमें दो लोगों के लिए पनिशमेंट बता रखी है। अगर कंपनी इस चैप्टर को फॉलो नहीं करती तो कंपनी पर क्या पनिशमेंट लगेगी, या फिर जो ऑडिटर के लिए कुछ सेक्शन बने हुए और ऑडिटर उन्हें अगर फॉलो नहीं करता तो ऑडिटर पर क्या पनिशमेंट लगेगी, वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। तो आपको समझ आ रहा है, सेक्शन नंबर 147 में बता तो क्या रखी है, पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पनिशमेंट फॉर, अच्छा ये कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन करना। ये उल्लंघन कौन कर सकता है, हो सकता है कंपनी कर रही हो, और हो सकता है कौन कर रहा हो, ऑडिटर। तो अगर कंपनी इन सेक्शंस की बातें नहीं मानेगी तो क्या सजा होगी, और अगर ऑडिटर इन सेक्शंस की बातें नहीं मानेगा तो उस पर क्या सजा होगी, वो सब हमने इसके अंदर पढ़ना है। और इस टॉपिक का सेक्शन नंबर 147 है। टॉपिक समझना स्टार्ट हो रहे हैं आप सब? क्या है पनिशमेंट फॉर, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। इसको आप दो पार्ट में बांट दो, एक तरफ लिखो कंपनी, तो दूसरी तरफ नहीं ऑडिटर। हाँ वो उसी में ही पार्ट आ जाएगा, जो आपने पढ़ के बोला वो कंपनी का ही पार्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आप यहां से पढ़ेंगे। चले स्टार्ट है, करें, सुनो। देखो कंपनी ने क्या करा, इस चैप्टर के सेक्शन नंबर 139 से लेकर 146 तक, सेक्शन नंबर, आवाज में दम नहीं, सेक्शन नंबर, अगर एक भी सेक्शन या उसके अंदर एक भी लिखी गई बात का उल्लंघन हुआ है तो कंपनी पर क्या सजा होगी, वो मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बताओ कंपनी क्या कॉन्ट्रावीन कर रही है, लिखना एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ, ये लिख लो सेक्शन 139 टू 146। कंपनी के नीचे लिखो कॉन्ट्रावेंशन किसका करते हो, अगर आप एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 139 से लेकर 146 तक, यानी कंपनी अगर तुम इनमें से कोई भी बात फॉलो नहीं करती। इतने सारी बात करी हमने, 7 क्लासेस से लगभग 7th क्लास है आज इस ऑडिट एंड ऑडिटर की। पहली क्लास इंट्रोडक्शन की निकाल दो, तो ये 5-6 क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा और कंपनी उसको फॉलो नहीं करती, यानी 139 से लेकर 146 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी मैं आपको टिक करवाऊंगा, सिर्फ हमारा इसके बाद कॉस्ट ऑडिट का एक टॉपिक रह गया, अदरवाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समझ आ रहा है? इतनी सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई और कंपनी उसमें से एक भी बात अगर फॉलो करना भूल जाती है या फॉलो नहीं करती तो कंपनी को कह रहे हैं
तेरे ऊपर पनिशमेंट लगेगी कितनी, 25,000 से लेकर कितने की, 5 लाख। तो बताओ कंपनी पर क्या लगेगा, बताओ कंपनी पर क्या, 25,000 से लेकर 5 लाख तक। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे, जो कौन होंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उन पर क्या लगेगा, 10,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर कितना लगेगा, 10,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन। बोलो कंपनी की पनिशमेंट समझ आ गई, कंपनी की पनिशमेंट समझ आ गई। अब अगर ऑडिटर ने कुछ सेक्शंस आपको बताता हूं, जैसे सेक्शन नंबर 139, सेक्शन नंबर कौन सा, 139, 143, 144, 145, 4 सेक्शन बताओ कौन कौन से, 139, 143, 144, 145। अगर ऑडिटर ने सेक्शन 139 में याद है इसकी अपॉइंटमेंट, 143 में इसकी राइट्स एंड ड्यूटीज, 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 में ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करने में कोई गलती करी है। मतलब ऑडिटर ने इन चारों में से कोई भी सेक्शन का अगर उल्लंघन करा है, इन चारों में से कोई सी भी सेक्शन का क्या करा अगर, तो भैया फिर ऑडिटर तेरे पे 25,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन, या तेरी जो देखो रेम्युनरेशन मिलती है इनटू में 4, विच एवर इज लेस, इतनी पनिशमेंट लेंगे लगाएंगे तेरे पे। सुनो तो बताओ, अगर ऑडिटर ने क्या करा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, ऑडिटर ने क्या करा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 143, 144, 145, देन ऑडिटर कितना, 25,000 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, ऐसे लिखो मिनिमम कितना, और मैक्सिमम आपसे कितना लिया जा सकता है, ये जरा सुनना जरा, नहीं गुस्सा नहीं करते, पहले वो लिखेंगे 5 लाख और 4 इंटू ऑडिटर रेम्युनरेशन, विच एवर इज, आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, हेलो 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 हेलो, आया कुछ समझ। लेकिन अगर ऑडिटर तूने जानबूझकर इन सेक्शंस का पालन नहीं करा, देखो एक यही होता है कि यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, अगर गलती से मिस्टेक हुई तो तेरे ऊपर ये सजा है ऑडिटर। लेकिन अगर तू जानबूझकर ऐसा करता है, मतलब इन सेक्शंस की बातें फॉलो, देन तेरे को एक गाना गाना पड़ेगा, मैं तो एवी 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 लुट गया। ये देखो आप देखना खुद ही हैरान हो जाओगे, क्या कह रहे हैं, इफ एन ऑडिटर हैज कॉन्ट्रावीन, ऑडिटर ने इन सेक्शंस का उल्लंघन करा है, सच कैसे, नोइंगली और विलफुली, तो उस सिचुएशन में ऑडिटर तुझे पोषण पा खेलना पड़ेगा, कितना, और इतना ही नहीं तेरे ऊपर फाइन लगेगा। जब तू पोषण पा खेलते खेलते थक जाएगा, हम तेरे से पूछेंगे भी हाउ आर यू, तो तू क्या बोलेगा, फाइन, फिर हम बताएंगे कितना, 50,000 तो लेंगे ही लेंगे, मैक्सिमम कितना हो सकता है 25 लाख और 8 इंटू रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस। समझ आ रहा है आपको, 1 साल के लिए रोटी कपड़ा मकान फ्री देंगे, फाइन लेंगे, और इतना ही नहीं जो तूने रेम्युनरेशन अभी तक कंपनी से कलेक्ट करी थी वो भी लौटा। समझ आ रहा है, यानी और आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड द रेम्युनरेशन, मतलब जो कमाया था वो भी वापस करो और अपनी जेब से फाइन भी भरो। और अभी रुको, इतना ही नहीं, जो आपने करा है ना इसके लिए जिस पर्सन को नुकसान हुआ उसको डैमेजेस दो, कंपनी को डैमेजेस दो, कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज को नुकसान हुआ उसको दो, ठीक है ना, मेंबर्स को, क्रेडिटर को, आपके ये सेक्शंस के कॉन्ट्रावेंशन की वजह से जिन जिन को नुकसान हुआ उन सबको भी आप पैसे भरो। तो बताओ बेटा, सजा भी मिल रही है,
पैसे भी देने पड़ रहे हैं, कमाए हुए भी लौटाने पड़ रहे हैं, उल्टा जिसको नुकसान हुआ उसको भी देने पड़ रहे हैं, तो ऑडिटर के मन में क्या आएगा, क्या यही जीवन है? ये कह रहे हैं अब इसकी वजह से क्योंकि ये फ्रॉड कर रहा है, तो फ्रॉड करने की वजह से क्या होता है, वो 10 साल तक का ऑडिट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मतलब आप दे रहे हो, ठीक है ना, जिंदगी मतलब बर्बाद सी लग रही है। आप समझ गए क्या? चलो, जिंदगी बर्बाद सी लग रही है, तो लिखो जरा, विलफुली ऑब्लिक नोइंगली कॉन्ट्रावीन। तो फिर मैं तो एमी लुट गया। तो लिखना स्टार्ट करो, पहले ये, फिर ये, पहले ये क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कब तक की? अप टू 1 ईयर, मतलब एक दिन की भी हो सकती है ना, ऐसा थोड़ा ना, 1 साल तक की, तो मैक्सिमम 1 साल तक की है। प्लस और क्या होगा रे, और क्या होगा, फाइन बताओ कितने का, मिनिमम फाइन 50, मैक्सिमम 25 लाख, 8 इंटू ऑडिटर रेम्यूनरेशन। उसके अलावा और बताओ क्या होगा, रिफंड द रेम्यूनरेशन, और उसके अलावा आपको डैमेजेस देनी पड़ेगी। किस किस को? कंपनी को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को, ऑब्लिक अथॉरिटीज, क्रेडिटर, मेंबर। प्लस इतना ही नहीं, चलो अभी पहले इतना कर लो, नहीं गुस्सा नहीं, पहले इतना, हाँ ठीक है, पहले इतना है। पहले इतना हो गया, सभी ने कर लिया। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, एक नोट लिखेंगे, अगर आप कौन है, पार्टनरशिप फर्म है, बोलो ना बेटा, अगर आप कौन है, अच्छा अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, तो इस केस में जो पार्टनर इन्वॉल्व था इन सब चीजों में, उसको बताओ वो क्या होगा, लायबल अंडर सेक्शन 447, मतलब 447 वाली भी उसके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाएगी। अगर पार्टनरशिप फर्म ने ये सब करा है, नोइंगली किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, तो उस केस में जो पार्टनर इसमें इन्वॉल्व था उसको 447 में क्या होगी, सजा। आए हाय सजा, और होश उड़ा दे सजा, लेकिन ना करे दीवाना। ठीक है ना? यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको या नहीं आया? पक्का? अब एक बारी ना चैप्टर के स्टार्टिंग से देख लेते हैं, हमारा कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, बस सेक्शन 148 रहता है, और 148 में ना आईसीआई ने आपके कोर्स से बहुत कुछ चीजें हटा दी हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा, वो मैं अभी आपसे जो है कैंसिल करवाऊंगा। सेक्शन नंबर 148 की बहुत सारी बातें आईसीआई ने आपके कोर्स से हटा दी हैं। तो आप सब पहले 10.1 पर आ रहे हो, 10.1 पर आओ। हमने सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 1 पढ़ लिया था, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, फिर मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर पढ़ लिया था, रूल 3। फिर ये भी पढ़ लिया था, कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। अच्छा, एनएफआरए वाली बात के लिए आप क्या लिखोगे, हर्ष या नमन, एज द केस में भी।
ठीक है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट अपना हो ही गया, 139 सबसेक्शन 2, 3, 4 याद है लास्ट क्लास, ठीक है जी। उसके बाद हम फर्स्ट ऑडिटर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा वो भी पढ़ चुके हैं, और बताओ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स भी पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स भी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आज हमने 139, 9, 10 तो पढ़ ही लिया था, और 11 भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और जहाँ NFR है वहां मैंने लिखा ही हुआ है क्या हर्ष। अच्छा 140 सबसेक्शन 1 भी पढ़ लिया था, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, याद है 3 स्टेप। फिर इसके बाद 142 सबसेक्शन 2 एंड 3, अगर ऑडिटर छोड़कर जा रहा है तो बताएगा कि भैया मैं क्यों छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है ना। और अगर याद होगा स्पेशल नोटिस, आपने नोटिस भेजा 21, 14 और 7, ये हो गया। अच्छा यहां पर ये भी याद होगा शिकारी खुद यहाँ, मतलब ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने आया था और खुद ही फ्रॉड करने लग गया, तो क्या होगा, ये वाला डायग्राम याद आ रहा है आपको, सुओ मोटो। अच्छा फिर आगे आपने क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी पढ़ लिया था। इसके अंदर सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट भी पढ़ लिया था ना, 20 ऑडिट में क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा। फिर अगर आपको डिसक्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होती है तो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी, वो भी हमने पढ़ लिया था। ऑडिटर की रेम्युनरेशन पढ़ ली थी, कौन फिक्स करेगा और किसमें क्या इंक्लूड और एक्सक्लूड होगा। ऑडिटर की पावर्स भी पढ़ ली थी, ड्यूटीज भी पढ़ ली थी, है ना। रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी हो गया था, ब्रांच ऑडिट भी हो गया था, और जो चीजें कंपनी, ये 143 सबसेक्शन 14 उसी का ही पार्ट है ना, 12 to 15 में जो चीज कंपनी ऑडिट में फ्रॉड को लेकर लगती है, कॉस्ट ऑडिटर को भी वही ड्यूटी फॉलो करनी है और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी। अब 144 तो आज ही कर लिया, 145 हमने कर लिया था कि ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा, और फिर एजीएम में एजीएम का नोटिस मिलेगा, एजीएम में आप खुद भी जा सकते हो और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो, और आपको एजीएम में होने वाली बातें सुनने का भी अधिकार है। समझ आ रहा है आपको। और फिर 147 में हमने पनिशमेंट कर ली, मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर 139 से 147 तक हो गए हैं। अब हमारा रह गया है, आप आओ पेज नंबर 10.62 पर आओ, शायद 62 के आसपास, 61 पर। पहले ना मैं आपको मई 25 का मॉड्यूल से ना टिक करा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हट गई हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा और इसकी पूरी नोटिंग करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले ना बहुत सारा कॉस्ट ऑडिट होता था, कॉस्ट ऑडिट का टॉपिक बहुत सारा होता था, ठीक है। तो अब ना आईसीआई ने बहुत सारी चीजें हटा दी। आओ जरा देखते जाते हैं आईसीआई ने क्या रखा और क्या क्या हटा दिया। ये ना आईसीआई का मई 25 वाला मॉड्यूल है, जो मई 25 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, वो वाला मॉड्यूल है, और इसके अंदर आईसीआई ने क्या क्या हटा दिए हैं मैं आपको बताता जाता हूँ। प्लीज थोड़ा सा आपको मेरी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक एज इट इज ही रखा आईसीआई ने, यानी हु शैल प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड, हु शैल प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड और हु शैल प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड। इसके अंदर यहां तक सब कुछ सेम रखा, पर ये टेबल हटा दिया आईसीआई ने। मतलब यहां तक तो है, पर आईसीआई ने ये टेबल हटा दिया है। एग्जाम्पल पहले दे रखा होता था, वो हटा दिया है। तो आप भी इस टेबल को काट सकते हैं, यहां तक तो हमें करना ही है। समझ आया। ये देखो आईसीआई ने ये लिखने के बाद इसके नीचे टेबल नहीं है, ठीक है। पहले होता था, पुराने वाले मॉड्यूल में होता था, जब मई 24 का अटेम्प्ट आया था तो आईसीआई ने ये डाल रखा था, तो हमने भी बुक में डाल दिया। अब आईसीआई ने हटा दिया तो हम कटवा रहे हैं। इसके बाद अगला आईसीआई ने क्या डाल रखा है, कॉस्ट ऑडिट सब सेक्शन 2 to 7, यानी आईसीआई ने ये भी हटा दिया।
तो ये भी आप हटा दो। बोलो टेबल के जस्ट नीचे जो रूल 5 था ICAI ने हटा दिया। अच्छा, फिर अब ये वाले टॉपिक में नहीं गुस्सा क्या, हर बात थोड़ा ना काट दिया, होशियार बने बड़े हो। 3 पैराग्राफ रखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी रुको, गुस्सा नहीं करते, जो कह रहा हूं मेरे हिसाब से चलेंगे। फिर इसके बाद से ये हटा दो, हटा दिया, ये हटा दो, ये हटा दो, और यहां तक हटाना है। ये समझ आ गया? अच्छा, अब और बातें जरा सुनना। इसके बाद आ गया कॉस्ट ऑडिटर, हु शैल अपॉइंट कॉस्ट ऑडिट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और कॉस्ट ऑडिटर को कंप्लायंस करना है। ये आपके कोर्स में, ये कोर्स में है क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और उसके बाद सीधा कॉस्ट ऑडिटर टू कंप्लाई। अच्छा, ये काट दो, ये काट दो, हु शैल अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर काट दो, ठीक है, मैनर एंड प्रोसीजर काट दो, ये सारा काट दो, ठीक है, यहां तक काटना है। ये वाला कोर्स में है कॉस्ट ऑडिटर टू कंप्लाई विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। बेटा जो ICAI ने हटा दिया मैंने भी हटवा दिया आपसे, है ना। अच्छा, यहां तक कर लिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करें। फिर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को लेकर भी कुछ बातें हट गई हैं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सिर्फ 2 पैराग्राफ रह गए, बाकी सब कुछ ICAI ने हटा दिया आपके कोर्स से। ये काट दो, अच्छा, ये वाला पैराग्राफ काट दो। नहीं, आपको ये नोट तक पूरा वाला ये हटाना है, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। और ये रूल 4, ये पैराग्राफ आपके कोर्स में है, और ये फॉर्म काट दो। आ रहा है समझ? उसके अलावा पनिशमेंट तो आपको है, ये भी है। तो मतलब मैंने जो ICAI ने हटा दिया वो मैंने भी आपको, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अभी तो ना कोर्स स्टार्ट होता है तो बंदा कहता है यार ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे। जब एग्जाम टाइम आता है ना, बंदा कहता है यार क्या क्या मेन बताओ। तो अभी मैंने इसलिए आपको हटवा दिया है, और क्या कहते हैं, क्योंकि ICAI खुद चाह रहा है कि यार जो कॉस्ट ऑडिट पहले जब नया कोर्स आया था ICAI भी जोश में था, ये भी बच्चों को पढ़वा दो। वो भी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में उसने देख लिया बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें हटानी स्टार्ट कर दी, तो इसमें से ये हटा दिया। तो स्टडी मटेरियल जो अपडेट हुआ बस यही अपडेशन हुई थी कि कॉस्ट ऑडिट के बहुत सारी चीजें हटा दी गई। चलो अब कॉस्ट ऑडिट में जो अपने कोर्स में है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, तो करें स्टार्ट। चलो सुनना जरा आप मेरी बात। आप सब एक हेडिंग बनाएंगे कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन नंबर 148। कहां पर बनाएंगे आप हेडिंग? 10.61 पेज पर जब आप आओगे तो सामने वाली गली में एक हेडिंग बना लो कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन नंबर 148। हेडिंग आप सब बना लेंगे क्या? कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन नंबर कौन सा? 148 है। स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा,
आप इधर ध्यान दें सबसे पहले। देखो एक होती है, हर कंपनी ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जिसके अंदर एसपीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब बनाती है। और इन सब की जब चेकिंग होती है तो हम कह रहे हैं यार इनका ऑडिट हो रहा है, तो इस ऑडिट को हम कहते थे कंपनी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। लेकिन कुछ कंपनीज को ना कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी बनाने होते हैं, लाइक कॉस्ट शीट। लाइक क्या? तो भाई कॉस्ट शीट को भी क्या करवाया जाएगा? चेक करवाया जाएगा, तो उसको कहेंगे क्या? कॉस्ट ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट अलग चीज है, कॉस्ट ऑडिट यानी कंपनी ऑडिट में हम अकाउंट्स चेक करते हैं और कॉस्ट ऑडिट में हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, मतलब कॉस्टिंग जो आप पढ़ते हो उनके अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स बनते हैं हम उन्हें चेक करते हैं। आपको फर्क समझ आ रहा है? पक्का? तो सबसे पहला आपको आपकी बुक में नहीं दे रखा पर मैं आपको लिखवाऊंगा मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट होता क्या है, लिखो जरा। लिखो मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट। फर्स्ट पॉइंट आप बना रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लिखो इट इज एन ऑडिट प्रोसेस, इट इज एन ऑडिट प्रोसेस of verifying, it is an audit process of verifying cost of production oblique manufacturing, cost of production oblique manufacturing of any article, It is an audit process of verifying cost of production or manufacturing of any article on the basis of accounts as regards to तीन झूले लटका दो, छोटे छोटे, मतलब ऐसा नहीं बहुत डिटेल में, छोटे छोटे। पहले वाले में लिखो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, और करके लिखो। सेकंड वाले झूले पे और करके लिखो लेबर, और थर्ड वाले पे लिखो अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, और तीनों को नीचे से बंद करके एक डाउनवर्ड एरो निकालो और लिखो मेंटेन्ड बाय द कंपनी, मेंटेन्ड बाय द कंपनी। चलो समझ आ रहा है? मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड में आप क्या करते हो, एक रिकॉर्ड्स बनाते हो जिसमें आप बताते हो यार ये सामान बनाने में इतने का मटेरियल लगा, इतने की लेबर लगी, इतनी द अदर आइटम ऑफ क्या थी? कॉस्ट। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? और इन्हीं चीज को चेक करने को क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑडिट। बोलो यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हुआ? पक्का वाला? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर एक कंपनी का कंपनी ऑडिट हो रहा है, एक कंपनी का कंपनी ऑडिट हो रहा है, मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग ऑलरेडी हो रही है, ठीक है, तो वो वाले लोग बताओ क्या कह रहे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट क्या कह रही है? भाई हमने अकाउंट्स में भी तो यही लिखा होता है मटेरियल इतने का, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इतना है, आप पॉइंट समझ रहे हो, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम इतना है। तो ये सब चीजें जो हमने कॉस्टिंग में, कॉस्ट रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं, वो सब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सपेंस साइड पर ऑलरेडी दिख रही है, P&L की एक्सपेंस में ऑलरेडी दिख रही है। तो दोबारा चेकिंग कराकर क्या फायदा भाई? दोबारा भी आपको चेकिंग करवानी पड़ेगी। और मेरा पॉइंट जरा सुनना, आप ये नहीं कह सकते इस चेकिंग से ये चेकिंग कवर्ड होगी, ये चेकिंग अलग है, ये चेकिंग अलग है। ये चेकिंग कहाँ होती है? सेक्शन 148 में। तो यानी कॉस्ट ऑडिट क्या है? इन एडिशन टू द ऑडिट है, ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143, मतलब ये कंपनी ऑडिट के अलावा एक अलग से ऑडिट है। तो सेकंड पॉइंट लिखना, कॉस्ट ऑडिट शैल बी इन एडिशन टू द कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट
सेकंड पॉइंट आप लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट शैल बी इन एडिशन टू द कंपनी ऑडिट। जो कॉस्ट ऑडिट है वो क्या है, इन एडिशन टू द कंपनी ऑडिट। आप ये नहीं कह सकते यार ये हो रहा है तो ये अपने आप कवर्ड हो गया, ना जी ना, ये अलग होगा वो अलग होगा। दो बातें समझ आई आपको, पक्का वाली? अच्छा, थर्ड पॉइंट ये लिखो, हु शैल प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। हु शैल प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। हु शैल प्रिपेयर क्या, कॉस्ट रिकॉर्ड किसे बनाने हैं। हु शैल प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड किसे बनाने हैं। आप ना इसको ना चलो ये लिख लो पहले, मतलब किस किस को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। आप ना दो पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाले झूले पर ये लिख लो, सेकंड वाले झूले पे क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप फर्स्ट वाले झूले पे ये लिख लो। देखो कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको बनाने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड किसको बनाने हैं। देखो कुछ कंडीशन जो सेटिस्फाइड कर दे सिर्फ उन्हीं को ही कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, अदरवाइज हर किसी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाने होते। देखो पहली बात, आपका कंपनी होना जरूरी है। ये बहुत देर से बोल रहे हैं हर किसी की जिसकी भी फैक्ट्री होती है उसे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ते होंगे। भाई यहाँ पर हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो जो कंपनीज की फैक्ट्री होंगी वो वाली सोचेंगे ना। अब आपने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, आप कंपनी थोड़ा ना, आप तो एज एन इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वो अलग बातें हैं, ठीक है। हम बात क्या कर रहे हैं, किसे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना। देखो पहली बात तो कॉस्ट शीट किसे बनानी है वो बात कर रहे हैं, जब बनेगी उसके बाद चेकिंग की बातें अलग करेंगे। आ रहा समझ नहीं आ रहा? पहली बात तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको बनाने हैं, फिर बन जाएंगे तो चेक किसको करने हैं, वो अलग बात है। पहले तो भाई अगर देखो, यानी जैसे हर कंपनी को अकाउंट्स बनाने हैं ये तो जरूरी है, लेकिन हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना जरूरी, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है जो ये तीन कंडीशन क्या कर दे, सेटिस्फाइड। तीन कंडीशन क्या है, आप हो सकता है फॉरेन कंपनी हो या डोमेस्टिक कंपनी हो, मतलब आप इंडियन कंपनी भी हो सकती है और फॉरेन कंपनी। और आप कौन से वाले काम करते हो, आप कौन से वाले काम करते हो, जो टेबल ए यानी रेगुलेटेड सेक्टर वाले जो टेबल, यार इसके अंदर ना मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें हट गई हैं। इसके अंदर ना कुछ रूल्स होते थे, रूल 3 के अंदर ना एक लिस्ट होती थी, इन बिजनेस को हम रेगुलेटेड सेक्टर मानेंगे और इन बिजनेस को हम नॉन रेगुलेटेड सेक्टर मानेंगे। तो आप ना, आपका जो काम आता हो इन दोनों में से किसी लिस्ट में आता हो, मतलब आप जो काम करते हैं वो इस लिस्ट में कवर्ड होने चाहिए, या तो टेबल ए में या टेबल ए में, टेबल बी में। यानी पहली बात, अगर किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, वो हो सकता है डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, प्लस उनका क्या होना जरूरी है, वो कौन से काम करते हो, टेबल ए वाले या टेबल ए वाले या रेगुलेटेड सेक्टर वाले, और टेबल बी वाले हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक काम करते हो, दोनों भी कर सकते हो पर एक काम तो दोनों में से करते हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो सिर्फ गुड्स बनाते हैं उन्हें ही कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होते हैं, समझ आ रहा है आपको?
हो सकता है आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़े। किस किस ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ी है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सुना है आपने? चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वो सर्विस सेक्टर के होती है। आपका बसेस का काम है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका बसेस का काम है, बस यहां से चलकर स्कूल के बच्चों को लेकर आती है, छोड़कर आती है, तो हम कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं वो सब आपको सिखाया जाएगा। यानी कॉस्ट रिकॉर्ड जरूरी नहीं है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ही बनाने होते हैं भाई। आप हो सकता है क्या दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, तो भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझे। आप हो सकता है डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो सकता है आप गुड्स बनाते हो या सर्विसेज बनाते हो। अगर आपका काम टेबल ए या टेबल बी में कवर्ड होता है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। लेकिन आप में भी कौन किनको, जिनकी पिछले साल की टर्नओवर 35 करोड़ या उससे, सिर्फ उन्हीं को ही कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। तो यानी एक बात आपको क्लियर हो गया, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड फॉरेन कंपनी को भी बनाने पड़ सकते हैं, इंडियन कंपनी को भी बनाने पड़ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी बनाने पड़ सकते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाने पड़ सकते हैं। लेकिन कौन सी वाली, जो टेबल ए या टेबल बी वाले काम करती है प्लस पिछले साल की टर्नओवर 35 करोड़ या मोर। क्या आपको समझ आया या नहीं आया? किन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना समझ आ गया? अब सवाल उठा किन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाने। सीधा बोल दिया गया तुम मत बनाना। MSMED सुनिए, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो एंटरप्राइजेस है, तो झूले आपने 2 लटकाए थे ना, याद है आपको? मतलब यहां लिखना नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यहां आपने लिखा था एप्लीकेबिलिटी, वहां आप क्या लिखेंगे? नॉन एप्लीकेबिलिटी। मतलब इन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने या नहीं बनाने? आवाज में दम नहीं, बनाने या नहीं बनाने? ठीक है ना। तो किन्हें नहीं बनाने? 2 ऑर्गेनाइजेशन को कहा तुम नहीं बनाना। वो 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सारे बच्चे इधर ध्यान दो। माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं अगर आप, तो पहली बुलेट पे लिखो माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, या फिर दूसरी बुलेट में आप लिखो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। मतलब आप या तो माइक्रो एंटरप्राइज है या फिर आप स्मॉल एंटरप्राइज है। और माइक्रो और स्मॉल किसके हिसाब से? जो MSMED एक्ट में बता रखा है ना क्राइटेरिया, उसके हिसाब से। यानी माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। बोलो समझ आ रहा है आपको या नहीं? किन किन को कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाने समझ आना स्टार्ट हुआ? बताओ किन किन को नहीं बनाने कॉस्ट रिकॉर्ड? माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस। और ये माइक्रो और स्मॉल किसके हिसाब से जो है? MSMED एक्ट वाले। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हो चुका है इसका, ठीक से? फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हो चुका है इसका। मतलब जो IC पहले 2 पॉइंट तो मैंने आपको एक्स्ट्रा सेवा में करवाए हैं, रीजन आपको पता चलने लग जाए कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट, लिखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट किसे करवाना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉस्ट ऑडिट किसे करवाना है। स्टार्ट करें? हाँ, ये 4th पॉइंट होगा। 3rd क्या था? कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको बनाने हैं। अब बताओ, आपको पता चल गया जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। तो अब आगे मैं बता रहा हूं, जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं उनमें से भी ऑडिट सबको नहीं करवाना, कुछ लोगों को ही करवाना है। आपको आवाज आ रही है? समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? मतलब हो सकता है आपके रिकॉर्ड्स बन रहे हो फिर भी आपको ऑडिट करवाना ना पड़ता हो। और मतलब समझ आ रहा है? तो पहली बात, कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है ये भी कंफर्म नहीं है, और अगर कॉस्ट रिकॉर्ड बन रहे हैं तो उसके बाद ऑडिट होगा ये भी बात कंफर्म
नहीं है, तो फिर किन्हें कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है? देखो आईसीए ने हटा दिया, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो आपको प्रॉपर बातें समझ आएगी नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ किन्हें किन्हें कॉस्ट ऑडिट करवाना होता है। ठीक है, तो आप ये बना लेना, दो झूले लटकाओ, एक तरफ लिखो रेगुलेटेड सेक्टर और एक तरफ लिखो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, और इधर थोड़ी सी जगह छोड़ना लेफ्ट साइड पे। टर्नओवर फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट और इधर टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट। रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। स्टार्ट करें। देखो सुनो जरा, पहली बात, कॉस्ट ऑडिट किन्हें करवाना है? कॉस्ट ऑडिट किन्हें करवाना है? कॉस्ट ऑडिट पहला या आपका क्या होना जरूरी है? रेगुलेटेड सेक्टर प्लस 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 आपकी टर्नओवर फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए? 25 करोड़ या उससे ज्यादा, और आपकी ओवरऑल सभी प्रोडक्ट्स को बेच के टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो ही आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना है, अदरवाइज आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत भी नहीं। हेलो 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 हेलो, आ रहा कुछ समझ? पक्का? अच्छा, और अगर सर हम नॉन रेगुलेटेड सेक्टर वाले हैं फिर तो हमें कॉस्ट ऑडिट तब कराना है अगर हमारी सिंगल प्रोडक्ट से टर्नओवर क्या हो? 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और ओवरऑल टर्नओवर क्या हो? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना, नहीं तो नहीं हो नहीं हो, और नहीं हो नहीं हो। ठीक है ना? बोलो जी बोलो, बातें समझ आ रही हो तो बताओ। ठीक है जी। सर अगर हम ना रेगुलेटेड सेक्टर है ना नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, तो फिर तो ना आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं ना आपको कॉस्ट ऑडिट कराना है। अब आप हेडिंग पढ़ो, जो इस सेक्शन की हेडिंग थी, जब मैंने आपको सीधा कॉस्ट ऑडिट लिखवा दिया, लेकिन अब जरा सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, क्या बताएगी? कि सर्टेन कंपनीज का ऑडिट ऑफ कॉस्ट होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किनका बताया? जो रेगुलेटेड सेक्टर है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, और जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। मतलब कॉस्ट ऑडिट किनका होगा ये आपको कौन बताएगी? ना एजी ना ओजी ना बबीता जी, कौन? सीजी। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? चलो जी, बहुत बढ़िया यार, अगर आपको यहां तक का पॉइंट समझ आ गया तो। अब अगला पॉइंट कौन सा बनेगा? पॉइंट नंबर 5। हु कैन बी द कॉस्ट ऑडिटर? बताओ। सीएमए यानी सीएमए प्लस सीओपी। हु कैन बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है बताओ, लिखना जरा। सीएमए याद है ना, या आप इसको क्या भी कह सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट प्लस सीओपी, लिख लो। ये भी सीए प्लस सीओपी है, लेकिन ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये सीए कौन है? कॉस्ट। तो यानी पॉइंट नंबर 5 आपको बनाना है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है? किसी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? तो आप क्या लिखोगे? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, यानी सीएमए प्लस सीओपी। बोलो, समझ आया? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक सीए है, उसके बाद दोनों डिग्री है, वो सीए भी है और अब बताओ प्रैक्टिसिंग भी है वो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वो इस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करना चाहता है, साथ में कंपनी ऑडिट भी वही कर रहा है, क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ, तो अगर आप सीए प्लस सीओपी हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप दोनों कर सकते हैं, या तो आप क्या कर लो, कॉस्ट ऑडिट कर लो,
या फिर कंपनी ऑडिट कर लो, ब्रैकेट में लिखना दोनों में से। इंसान लालची है, इंसान कहेगा ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, पैसा कमा लेता हूँ, समझ। अब मेरी तरफ घूर घूर के कोई नहीं देखेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? दोनों में से एक फॉर सेम कंपनी, फॉर सेम कंपनी, मतलब एक कंपनी के लिए या तो आप कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं या फिर क्या बन सकते हैं, कंपनी ऑडिटर बन सकते हैं, दोनों में से एक। यहां तक का पॉइंट समझ आया? जैसे ये देखो, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये आपकी बुक में भी है एग्जांपल सेम, वहीं से पढ़ा दूं ताकि आपको, ये रहा, ये एग्जांपल आप भी रीड कर लेना। और अच्छा है, एक एलएलपी है जिसके अंदर कुछ सीए हैं और कुछ सीएम है। एक एलएलपी के अंदर क्या है, कुछ सीए हैं और सीएमए है। और बताओ बेटा, उस एलएलपी को कॉस्ट ऑडिटर रखा गया, उस एलएलपी को क्या करा गया, कॉस्ट ऑडिटर के लिए भी रखा गया, और उसे उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी क्या भी बना दिया गया, कंपनी ऑडिटर। मतलब एक ही एलएलपी में, क्योंकि सीए और सीएम में थे, उसी एलएलपी को हमने कह दिया हमारा कॉस्ट ऑडिट भी तुम कर लो और स्टैट्यूटरी ऑडिट भी तुम कर लो। बताओ, सेम एक एलएलपी को दोनों काम दे सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकते। इवन तो उसके पार्टनर कुछ सीए और सीएम में है, लेकिन फिर भी आप उनको एक एलएलपी को नहीं दे सकते। तो आंसर क्या है, नो, बिकॉज एज पर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 140 नो पर्सन ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कॉस्ट, जो ऑलरेडी क्या है कंपनी में ऑडिटर, एंड वाइस वर्सा। मतलब समझ आ रहा है आपको? तो ये आपने लिखा था ना दोनों में से एक, याद है थोड़ी देर पहले? यहां ये लिखा ना, ऑब्लिक में एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म भी लिख लो। मतलब कोई दोनों में से एक काम कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते मैं सेम कंपनी के लिए कॉस्ट ऑडिट भी करूंगा और कंपनी ऑडिट भी। इतना भी लालची होना ठीक नहीं है। कर्मों में जुड़ेगा तुम्हारे। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? पहले ये हेडिंग बना लो, देखते हैं पहले हेडिंग कौन बना पाता है। मत बनाओ, कैंसिल। लिख लिया पक्का? फिर एक इसके नीचे 9 लिखना, कंपनी ऑडिटर इक्वल टू कॉस्ट ऑडिटर। यानी, और यहां इक्वल टू के नीचे ना एरो बना के ये लिख लेना, मुतैतिस मुतैंदिस। व्हाट इज मुतैतिस मुतैंदिस? सेम टू सेम विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन। ठीक है ना? सेम टू सेम विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन। मतलब जो राइट्स, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन किस पर लगती है? कंपनी ऑडिटर पर लगती है। सेम टू सेम कॉस्ट ऑडिटर पर भी लगेगी। क्या तक का पॉइंट समझ आ गया? चलो बहुत ही बढ़िया। फिर पॉइंट नंबर 7 के लिए ये लाइन लिखना,
यार देखो, अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंपनी ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, समझ आ रहा है? ऐसे ही कॉस्ट ऑडिट करने के लिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो कॉस्ट ऑडिटर को कह रहे हैं यार तेरी ये ड्यूटी बनती है, जिस समय तू क्या कर रहा हो, कॉस्ट ऑडिट कर रहा हो, तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना तेरी ये ड्यूटी बनती है। आ गया पॉइंट 7? ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 8, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, पहले तो आपको मैं बता रहा हूं 3 आवर्स लग जाते थे पूरा कॉस्ट ऑडिट का टॉपिक कराने में। अब बताओ, आप बताओ कितने टाइम हो गया होगा? वही बस खत्म है, इसके बाद हाँ बस उससे पहले हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सही बात है, आपकी बात हमेशा मानिए, मैं तो कह ही रहा हूं, जुड़ने दे, तुम्हें पड़ता है। लेकिन इधर आओ, अब जरा सुनना, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाता कौन है, जमा किसके पास करानी होती है, उसके बाद वो आगे कहां फॉरवर्ड होती है, और ये सब चीजें मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, आपने हेडिंग बनाई है क्या, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, और करके लिखो सब, ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट लिखा है ना, और मत लिखो, उसके ऊपर लिख दो सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, थोड़ा ज्यादा बेटर समझ आएगा। सबमिशन, या ऐसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन, बस। मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कैसे सबमिट होती है, किसको सबमिट होती है, आगे क्या होता है, वो सब बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। चलिए फिर स्टार्ट करें। मुझे एक बात याद आ गई, जैसे मेरे तो जैसे अब जब यंग होते हैं तो काफ़ी सारे दोस्त एक ही गाड़ी में, एक ही बाइक पे बैठने में बिलीव नहीं करते कि चलो एक साथ चलने का मज़ा कुछ और ही है, फेविकॉल की ऐड। तो वही वाली बात याद आ गई, तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ भाई तू गेट के उस तरफ बैठ जा। कह रहे कहाँ बैठूँ? कार के अंदर बैठे हो। तो वही वाली बात है, तो आप इधर पढ़े ना, मैंने इसको कहा कि देखो गेट के उस तरफ बिठाते हैं, देख रहे कहाँ बैठना है। मिस्टर नैमैन इधर आओ, ये देखो ये हो गया कॉस्ट ऑडिटर। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट भी करना है, आपको पता है? तो मैं बता रहा हूं ना। चलो, कॉस्ट ऑडिटर को विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है ना? इन फॉर्म नंबर आपके कोर्स से हटा दिया है CRA3, इन फॉर्म नंबर CRA3। किसको? BOD को। पहला स्टेप समझ आ गया? अब BOD क्या करेंगे? विद इन 30 डेज, within 30 days of receipt of cost audit report, within 30 days of receipt of cost audit report यानी CRA3 क्या भेजेंगे? CRA4 यानी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन XBRL फॉर्मेट, XBRL फॉर्मेट। XBRL जैसे HTML एक लैंग्वेज है ना, वैसे XBRL भी एक लैंग्वेज है,
एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज आप सबमिट करोगे किसको, ना ए जी ना ओ जी, कौन सा, सी जी को। और सी जी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो उसकी डिमांड भी कर सकती है। तो यानी सी जी मे कॉल, सी जी मे कॉल देखो, if after considering the cost report, the information and explanation furnished by the company, the central government is of the opinion that any further information or explanation is necessary, so it may call for such further information and explanation and the company shall furnish. यानी CG may call for further information and explanation फ्रॉम द वीकेंड पर क्या, कंपनी, ठीक है ना। पहले बताओ ये समझ आया, पॉइंट कौन सा हो गया था अपना, ये 8th 9th लिखेंगे, 9th लिखेंगे। हाँ जी बेटा बोलिए जो मेरे बारे में बोल रहा था। चले अब स्टार्ट करें, अभी बाकी है, स्टार्ट करें। अच्छा ये देखो पॉइंट नंबर 9 लिखना, कॉन्ट्रावेंशन एंड पनिशमेंट। कॉन्ट्रावेंशन एंड पनिशमेंट, तो लिख लो जरा क्या है बताओ। जो कंपनी पे लगती थी ना 147 वाली वही है, और जहां पर कंपनी ऑडिटर था उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑडिटर। तो लिख लो जरा कॉन्ट्रावेंशन एंड पनिशमेंट। ये देखो याद है अभी हमने सेक्शन 147 में पढ़ी थी, जो कह रहे वो बिल्कुल सेम लगेगी किस पर भी, कॉस्ट ऑडिटर पे भी। तो लिख लो जरा कंपनी ऑडिटर इक्वल टू कॉस्ट ऑडिटर, मुतैतिस मुतैंदिस, मुतैतिस मुतैंदिस। चले यहां तक का पॉइंट सबको समझ आ गया। अच्छा एक मैंने आपको बताया था चैप्टर के एंड पर आपको NFRA का टॉपिक फिर दिखेगा, तो उस पर आप क्या लिख लो, ये देखो। तो ये सब हमारा कहां से, आप लिख लो जरा, टू बी कवर्ड इन अकाउंट्स ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 132, अंडर सेक्शन 132। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको। अच्छा आपका एक टेस्ट है जो ये चैप्टर नंबर 1 जो भी कंप्लीट हुआ, तो आप इसकी तैयारी खींच दो। आप मानकर चलो 15 के आसपास आपका टेस्ट रखेंगे, 15 अप्रैल के आसपास आपका एक बारी टेस्ट रखेंगे इसका, है। तो चैप्टर नंबर 1 यानी ऑडिट एंड ऑडिटर आप तैयारी अपनी करनी स्टार्ट कर दो सबके, ठीक है ना। चलो चलो अब आपको ब्रेक देते हैं, मिलते हैं ब्रेक के उस पार ऑडिट में, ठीक है। चलो आप ब्रेक एंजॉय करो आज। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपको बुक नंबर 2 लेकर आनी है जिसके अंदर ऑडिट और डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला चैप्टर होगा। बुक नंबर 2 लेकर आनी है, ध्यान रखना। ये अभी आप बुक नंबर 3 लेकर आए थे ना, हाँ, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में बुक नंबर 2 लेकर आनी है। और यहाँ पर आकर ये नहीं बोलना अबे यार बोला तो था इसने, ठीक है। ओके, ब्रिंग बुक नंबर 2 इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं छोटे जे निके जे ब्रेक तो बाद।